मेरा नाम सोनिया है और मेरी उम्र 20 साल है। लो खाना खा लो। मैंने अपने भाई को देखते हुए कहकर उसके सामने खाना रखा। वह काम से अभी वापस लौटा था और नहाने धोने के बाद खाना खाने बैठ गया था। चटनी रखी ही थी और अभी मैं खाना देकर पलटी ही थी। तभी मेरे भाई ने सवालिया अंदाज में पूछा कि सब्जी नहीं है। चटनी को देखकर कहा। मैंने गहरा सांस लिया और पलटकर हल्की आवाज़ में उसे बताया, सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने और मम्मी ने भी चटनी के साथ ही रोटी खाई है, तू भी खा ले। और इतना कहकर उसका जवाब सुने बिना पानी का जग लाकर उसके सामने रखा और फिर अपने आंसू छुपाते हुए कमरे में चली गई। ये गरीबी भी बहुत बुरी चीज़ है। अच्छे अच्छे की मत मार देती है और ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ एक ही झटके में दिखा देती है। और न सिर्फ दिखा देती है बल्कि बहुत कुछ सिखा भी देती है। अपने भाई से झूठ बोला था क्योंकि हमने चटनी के साथ रोटी खाई है, बल्कि सच तो ये था कि हमने रोटी ही नहीं खाई थी क्योंकि घर में इतना आटा ही नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि घर पर पैसे ख़त्म हो जाते थे और मुझे अपने भाई के सामने रोटी के साथ चटनी रखनी पड़ती थी और कभी कभी तो आटा भी नहीं रहता था, तो हम लोग भूखे ही सो जाते थे और भाई को मैं रोटी दे दिया करती थी क्योंकि वो रात को काम पर से वापस आता था। हमने रोटी नहीं खाई और रोटी बचा ली ताकि वे भाई को दी जा सके। कमरे में आकर मैंने अपनी बूढ़ी माँ को देखा तो आकर उसके पैर दबाने लगी। मेरे पाँव दबाते ही वह मुझे सदा खुश रहने की दुआएं देती हुई नींद की गहरी वादी में उतरने लगी, जबकि मैं गहराई से अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी, जो सवार तो नहीं रही थी बल्कि अब तो ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी। और ज़िंदगी मुश्किल होने के साथ साथ मेरा सब्र भी अब ख़त्म होता जा रहा था। दीदी, अभी मैं सोच में ही खोई थी जब अचानक अपने भाई की आवाज़ पर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहाँ पर खड़ा वह मुझे ही देख रहा था। उसे शायद कुछ बात करनी थी, तभी वह यहाँ आया था, वरना वो रात को खाना खाने के कुछ देर बाद सो जाता था। मैंने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को कहा ताकि मम्मी उठ न जाए और फिर मैं धीरे से उठकर उसकी तरफ बढ़ी, कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर आई और कहा कि हाँ बोलो, क्या बात है। मैंने सवाल ये नज़रों से उसे देखा तो वह अपनी शर्ट की जेब से कुछ निकालने लगा और फिर वह चीज़ निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई तो मेरे चेहरे पर खुशी के रंग चमक उठे क्योंकि वह पैसे थे, 4,000 रुपये, जिससे हमारा 20 दिन तो आराम से निकल जाता था। मैंने उसे कहा कि तुझे मजदूरी मिली है। मैंने नरमी से अपने भाई के पीठ थपथपा कर पूछा तो उसने सर हिला दिया और उसने कुछ कहा भी नहीं, अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में आकर पैसे संभाल कर रखे और खुद भी अपने पलंग पर सोने के लिए लेट गई। पैसे आ गए थे तो मेरी फिक्र भी कुछ ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये सोच ज़रूर मेरे दिमाग में आई थी कि गरीब होना खुद में एक बेइज्जती की बात है, जिससे हमें पहले से ही दो चार मेरी आंखों के सामने मेरी ज़िंदगी के बहुत साल गुजरने लगे थे, जो मुझे एक भी खुशी अब तक नसीब नहीं हुई थी, बल्कि सारी ज़िंदगी गम में ही गुजारी थी। मैंने जब से होश संभाला था खुद को ये गरीब से घर में पाया, उस घर में जिस घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मैं रहती थी। मुझे मेरे भाई 6 साल छोटा था और उसके अलावा मेरा और कोई भी भाई बहन नहीं था। मेरी मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे। मम्मी घर संभालती और पापा मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पालते। उनके पढ़े लिखे न होने की वजह से ना तो पढ़ाई कर पाए और ना ही मेरा भाई। मेरे पापा एक बहुत कठोर इंसान थे, जिनको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था और वह गुस्सा हम तीनों पर उतरता क्योंकि किसी और पर पापा का बस नहीं चलता था। हम लोग गरीब थे, तभी मेरी मम्मी और मेरे पापा के रिश्तेदारों का हमारे घर पर आना जाना ना के बराबर था। मेहमान भगवान होते हैं, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए तो वे शैतान बन जाते हैं, जिनकी खातिर वगैरह के लिए हमें किसी से उधार लेना पड़ता था। तभी मेहमानों के ना आने पर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे। जिंदगी यूं ही कठोर आजमाइशों पर परेशानियों में गुजरती जा रही थी, जबकि मेरा भाई 14 साल का हो चुका था।
जब मेरे पापा का देहांत हो गया, वे गुस्से वाले और कठोर दिल ही सही, मगर वे हमारे पापा थे जिन्होंने सारी जिंदगी बहुत मेहनत करके हमें पाला, और अब उनका साया हमारे सर के ऊपर से उठ गया था। पापा के मरने के बाद हमारे हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए, जिसकी वजह से मम्मी बीमार रहने लगी। पहले मैं बुनाई सिलाई कर लिया करती थी, लेकिन अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ पड़ी थी। तभी बुनाई और सिलाई का वक्त मुझे नहीं मिल पाता था, और अब मैं पहले जैसे पैसे भी नहीं कमा पा रही थी। भाई अभी 14 साल का था, उसे ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वह काम ढूंढना शुरू कर चुका था, क्योंकि कुछ न कुछ कमाना तो था ही, ताकि पेट भर जा सके। एक हफ्ते में उसे मजदूरी मिल गई। सारा दिन चौक रेट इधर से उधर ले जाने का काम करता और फिर शाम को वापस घर आ जाता। रोज के रोज उसे इतने पैसे तो मिल जाते थे कि 2 वक्त का खाना बन सके और हमारी माँ के लिए दवा आ सके। जिंदगी अब यूं ही गुजरने लगी थी। मैं 22 साल की थी, जबकि मेरा भाई 14 साल का हो गया था। उसने बताया था कि वे एक वर्कशॉप में काम करता है, जहाँ का मालिक अच्छा है। वह शाम को 8 बजे के बाद घर वापस आता था। मुझे परेशानी तो होती थी, लेकिन वो मुझे तसल्ली दे देता था कि वह अच्छी जगह पर काम करता है, जिस पर मैं कुछ महीने भी हो गए थे। उसने जो 4,000 रुपये दिए थे, उससे हमारे 20 दिन गुजर गए थे। आज उसे वर्कशॉप के मालिक से पैसे मिले थे और मैंने उसे कहा था कि आते हुए सब्जी वगैरह लेते आना, तो मैं खाना बना लूँगी, जिस पर वह हाँ कहकर चला गया था। मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी और घर का सौदा भी वही लेता था। वो 8 बजे के बाद घर आ जाता था, तभी मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन 8 के बाद 9 बज गए। मेरा भाई राजू अभी तक नहीं आया। मुझे परेशानी सी होने लगी थी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी। मैंने आज रात का खाना अभी तक नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं बाहर जाकर सब्जी वगैरह खरीद कर ला देती। अपने भाई राजू का इंतज़ार था कि वे आए और सब्जी लेकर आए तो मैं खाना बना लूँ। तो मेरी मम्मी परेशानी से दोपहर से भूखी बैठी हुई थी। पैसों की बचत के लिए हम सिर्फ 2 समय का ही खाना बनाते थे, तभी दोपहर का भी कुछ नहीं खाया था। यही वजह थी कि भूख से मेरा और मम्मी का बुरा हाल था। भूख लगने के साथ साथ मुझे मेरे भाई की भी फिक्र हो रही थी कि वह न जाने किस हाल में होगा। कई बार गली में होकर देखकर आई थी, लेकिन उसके आने का कोई भी नाम निशान नहीं था। मुझे तो उसकी वर्कशॉप का भी पता मालूम नहीं था, क्योंकि न कभी मैंने उससे पूछा था और ना ही उसने बताने की तकलीफ़ की थी। तभी मुझे और ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। उसका इंतज़ार करते करते हमें रात के 2 बज चुके थे। मम्मी और मैं अभी तक भूखे बैठे भाई का इंतज़ार कर रहे थे। वह जब तक घर नहीं आया था, अचानक दरवाज़ा बजा तो मैं खुश हो गई, शायद राजू आया होगा। मेरी मम्मी ने कहा कि जा जल्दी देखो, तो मैं भागती हुई दरवाजे के पास गई कि भाई आ गया है। उसे ज़्यादा देर दरवाजे पर खड़ा नहीं रखो। उसके आने की खुशी और परेशानी कम होने के कारण तेज़ी से बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया कि इस समय तो वही घर पर आया होगा। लेकिन सामने 4 लड़कों को देखकर मैं बहुत हैरान हो गई। वे कौन थे और कौन नहीं, बिल्कुल नहीं जानती थी। तभी मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लगी और मैं तेज़ी से दरवाज़ा बंद करना चाहा ताकि वे लोग अंदर न आए। लेकिन दरवाज़ा बंद करने से पहले ही दरवाजे को किसी ने मेरी तरफ धकेला, तो मैं लड़खड़ाकर पीछे हुई और तेज़ी से अपनी माँ की तरफ भागने लगी, और वो लोग मेरी तरफ आ रहे थे। उन 4 लड़कों में से एक लड़के ने मुझे मेरे हाथों को पकड़ा और मुझे अपने साथ घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। मैं शोर मचाना चाहती थी ताकि मोहल्ले में से कोई मेरी मदद कर के लिए आ जाए। मेरी माँ दूर से ज़मीन पर बैठी बेबसी से मुझे देख रही थी। वह पहले ही बीमार थी, मेरी मदद क्या कर सकती थी। वे मुझे घसीटते हुए गाड़ी में अपने साथ बिठाकर ले गए। खतरा महसूस करते हुए मैं शोर मचाने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन तभी उस लड़के ने मेरे हाथ को टाइट से पकड़कर वे बोला
कि अगर तूने जरा भी शोर मचाया तो तेरी इज्जत यहीं पर तार तार करके फेंक देंगे। उनकी धमकी सुनकर मैं डर कर रह गई। वो 4 लड़के थे, ताकत में मुझसे कई गुना ज़्यादा बड़े। वे चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे मेरे साथ, और मैं अपना बचाव भी नहीं कर पाती। तभी इज्जत के डर से मैं चुप रह गई और बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया, क्योंकि मुझे अपनी जान से बढ़कर अपनी इज्जत प्यारी थी। माँ के लिए परेशान थी तो दिमाग में आने वाले वक्त से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर है कौन और मुझसे क्या चाहते हैं। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी जो कोई हमारा दुश्मन बनता। मैं नई सोचों में थी, तभी गाड़ी एक झटके से रुकी कोई सुनसान और वीरानी इलाके में। वह लोग मुझे गाड़ी से उतारकर एक कच्ची और पुराने घर में लेकर आ गए और फिर मुझे कच्चे कमरे में ले गए। डर की वजह से मेरा पूरा शरीर काँप रहा था और मैं मन ही मन में मंत्र का जाप करके भगवान से अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ मांग रही थी। कमरे में लाने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ा और बोले कि जब तक सब नहीं आ जाते तब तक इस लड़की के पास कोई नहीं जाएगा। उनकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में कई सवाल आने लगे। पता नहीं उनका क्या मकसद था और किस मकसद को पूरा करने की वजह से ये मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। लेकिन अब एहसास हो रहा था कि शायद मुझे बर्बाद करने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। इस बात का एहसास होते हुए मैं बहुत रोने लगी। उनका कोई साहब था जो उनसे पहले मुझे बर्बाद करता और फिर मुझे अपने आदमियों के आगे डाल देता। डर की वजह से मेरा रंग पीला पड़ने लगा। तभी मैंने हिम्मत करते हुए अपने सामने खड़े लड़के को जोर से धक्का दिया, लेकिन तभी मेरी चोटी दूसरे लड़के के हाथ में बाल खींचने की वजह से मेरी जोरदार चीख निकल गई। उस लड़के ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया तो मैं जोर से दीवार से टकराकर नीचे ज़मीन की तरफ गिर गई। मेरी चीख बहुत दर्द भरी थी। उसने कहा कि भागने की कोशिश करती है, जान ले लूँगा तेरी। जिस लड़के को मैंने धक्का देकर भागने की कोशिश की थी, उसने मेरे सामने आकर खड़े होकर बहुत गुस्से से कहा, जिस पर मैं डरकर दीवार से चिपक कर बैठ गई और रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी कि वे मुझे जाने दें। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम मुझे यूं उठाकर ले आए हो? मैं उनसे विनती कर रही थी, मगर उनमें से किसी ने भी मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे यूं ही रोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए। पहले ही अपने भाई के लिए बहुत परेशान थी, अब मुझे अपनी जान और इज्जत के लाले पड़ गए थे। वहीं दीवार से लगाकर रोती हुई बैठी रही और यहाँ से निकलने के तरीके सोचती रही। लेकिन इस कच्चे कमरे में एक ही दरवाज़ा था जो बाहर से बंद था और कमरे में कोई खिड़की तक नहीं थी जिसके जरिए मैं यहाँ से बाहर जा सकती। यही सब सोचते हुए परेशान होते हुए कुछ देर गुजरी थी। जब वे लड़के वापस आए जो बहुत खुश थे, वे खुश होकर बोले कि अब आ गए हैं। उनकी बात सुनकर डर की वजह से मेरा दिल धक धक करने लगा कि पता नहीं कौन होगा, कितना डरावना होगा और कठोर होगा और पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा। इन्हीं सब डर की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने अपने आंसू अंदर ही कहीं उतारते हुए आंखें बीचकर खोली, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोल सामने खड़े इंसान को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वह तो मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। मेरे पापा का दोस्त का बेटा रुद्र, जो मुझसे बड़ा था और इस वक्त 25 साल का था। अनपढ़, आवारा और बुरे दोस्तों की सोगत में रहने वाला रुद्र। कभी मैंने उसकी ओर देखा ही नहीं था। वह मेरे पापा के दोस्त का इकलौता बेटा था। उनके अलावा उनकी 3 बेटियां थीं। हमारे मुकाबले पापा के दोस्त का ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था। हमारा उनसे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता था, जिसकी वजह से क्योंकि जब मैं 18 साल की थी तब पापा के दोस्त मेरे लिए रुद्र का रिश्ता लेकर आए थे। लेकिन जब मेरे पापा ने मुझे रजामंदी पूछी तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि पापा के दोस्त की वाइफ बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी, जो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती थी और हमें अक्सर कम हैसियत होने के ताने मारा करती थी। हम गरीब थे तो हम इसमें हमारी क्या गलती थी?
दौलत और अमीरी इंसान की किस्मत में लिखी होती है। अगर वह हमारी किस्मत में नहीं थी तो हम बुरे या बेकार तो नहीं थे, मगर पापा के दोस्त की वाइफ हमें बेकार ही समझती थी। यही वजह थी कि मेरी उनसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। निरंकार को वजह बनाकर उन्होंने हमसे ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दिया और हमसे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था। मुझे बुरा लगा था कि मेरी वजह से पापा से उनके दोस्त छूट गए, मगर उनके ताने और बेइज्जती सहने से बेहतर था। रुद्र को इसके बाद मैंने कभी नहीं देखा, या फिर वो खुद ही मेरे सामने नहीं आया था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वह रिश्ता रुद्र की मर्जी से लाया गया था या फिर पापा की दोस्ती की वजह से। दोस्ती टूटने पर इस सबको मैं बिल्कुल भूल चुकी थी, लेकिन अब राहुल को अपने सामने देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया था और उसे देखकर मुझे अब लग रहा था कि शायद उसने मुझे शादी से इनकार का बदला लेने के लिए मुझे किडनैप करवाया है और अब वो चाहे जो कर सकता है मेरे साथ। यह एहसास होते हुए मैं तेज़ी से रोना शुरू कर दिया, लेकिन बोली कुछ नहीं। तुम लोग जो यहाँ से उन लड़कों के सब यानी रुद्र ने कठोर अल्फाज में उनसे कहा, मगर सब उनमें से एक ने कुछ नहीं कहा। चाहे जब रुद्र ने गुस्से से घूर कर उन्हें देखा, जिस पर वह सर झुकाकर फौरन बाकी लड़कों को लेकर कमरे से बाहर निकल गए। अब कमरे में मैं और रुद्र अकेले ही रह गए थे और डर की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाकर छुप जाऊं। वह धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आ गया और मेरे पास आकर बैठ गया तो मैं डर की वजह से उठकर खड़ी हो गई और उसे कहने लगी, दिखा दी ना तुमने अपनी औकात, बता दिया कि तुम बदतमीज़ लड़के हो जिसे बेबस लड़कियों के साथ वक्त गुजारने की आदत है। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही पापा की दोस्त की बेटी को अगवा करते हुए, उसकी इज्जत को खतरे में डालते हुए? कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वह मुझे जो मर्जी नुकसान पहुंचा देता, मैं कुछ नहीं कर सकती। किस बात की अगर है? तो रुद्र ने बहुत ही गुस्से में पूछा। मैंने कहा, अब समझी मैं तो, तुम मुझसे शादी न करने का बदला ले रहे हो। तुम इतने कमज़ोर निकलोगे मुझे पता ही नहीं था। बहुत नफ़रत भरे अल्फाज में मैंने कहा, मेरी कमज़ोरी का तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा जब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। रुद्र ने भी जहर उगलने वाले अल्फाज में कहा। उसके अल्फाज इतने कठोर थे कि मेरा रोम रोम काँप उठा। हाँ कहकर वो गुस्से से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही एक लड़का कमरे में आया तो मैं अपनी बर्बादी के खौफ से चेतन शुरू कर दिया, लेकिन वह मुझे घूरता हुआ हाथ में बड़ी सी ट्रे वहाँ पर रखकर बाहर चला गया, जिस पर मैं तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और खाने की तरफ नज़र पड़ी। पहले मैंने सोचा कि कहीं खाने में कुछ मिलाया हुआ न हो, लेकिन भूख से इतना बुरा हाल था कि मैं अंजाम की परवाह किए बिना खाना खाने लगी। वैसे भी दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था तो वो लोग अंदर आ ही नहीं सकते। खाने से फ्री होकर मैं अपनी माँ और भाई के बारे में सोचती सोचती वहीं सो गई। फिर मेरा हर दिन, हर लम्हा, हर वक्त इसी डर के साथ गुजरने लगा कि अभी कोई आएगा और मैं बर्बाद होकर रह जाऊंगी। रुद्र उस दिन के बाद मेरे सामने नहीं आया था, न ही उन लड़कों में से कोई और मेरे पास आया था। अब उनकी जगह एक नया लड़का था जो मेरे भाई राजू की उम्र का था और वही मुझे रोज़ खाना दे देता था। कमरे में मेरे लिए कपड़े भी रख दिए थे, जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन मेरा दिल और दिमाग अपनी परेशानी और अपने भाई और माँ की फिक्र में उलझ कर रह गया था। वह 4 लड़के जो मुझे घसीट कर यहाँ पर लाए थे, वो मुझे लगा था कि उनकी नीयत और इरादे ख़राब है, और जब उन्होंने अपने साहब के बारे में बात की तो मुझे उनकी नीयत पर यकीन हो गया था कि मेरे साथ बुरा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आकर रुद्र को देखूंगी, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं था। उस दिन की कठोर बातों के बाद मेरा रुद्र से दोबारा सामना नहीं हुआ था, क्योंकि वह मेरे सामने आया ही नहीं था। ऐसे जैसे वह मुझे यहाँ पर लाकर भूल गया हो, और यह एक तरफ से मेरे लिए अच्छा ही था, क्योंकि इस तरह मेरी इज्जत महफूज थी।
जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन और फिर करते करते 10 दिन गुजर गए, लेकिन मुझे उस कमरे से आज़ाद नहीं किया गया जिसमें मैं रहकर बोर हो गई थी और किसी तरीके से यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अभी तक मुझे कोई मौका नज़र नहीं आ रहा था। शाम को मुझे यहाँ पर कैद हुए 10 दिन हो चुके थे। तभी इस शाम दरवाज़ा खुला। अंदर आने वाले इंसान को देखकर मैं चौंकने के साथ बेयकीन भी रह गई थी, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी, जिसे यहाँ पर आने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। अपनी मम्मी को देखकर मैं रोते हुए उनसे लिपट गई और उन्हें बताने लगी कि ये दिन मैंने कितनी परेशानी और मुश्किलों से बीते हैं। ये सच है कि मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं दी गई, लेकिन जितनी परेशानी में मैं रही थी, या तो मैं जानती हूँ या मेरा भगवान जानता है। मेरी मम्मी मुझे तसल्ली देते हुए मुझे बाहर ले जाने लगी और यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि बाहर कोई भी नहीं था जो रोक लेता, बल्कि जो लड़का मुझे खाना देने के लिए रुका हुआ था वह गाड़ी में हमें बिठाकर घर छोड़कर गया। घर पहुंची तो इस ख्याल से डर गई कि कहीं अब तो मोहल्ले में मेरी बदनामी हो गई होगी और न जाने लोग क्या बातें बनाएंगे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सुकून में थी। यही बात मुझे उलझा रही थी। घर में मुझे कहीं भी राजू नज़र नहीं आया था। अपनी मम्मी से उसके बारे में पूछा, लेकिन मम्मी ने मुझे टाल दिया कि सुबह मिल लेना, आज वह घर पर नहीं आया है और मैं फिक्र न करूं, सब ठीक है। मैं मृतमोइन होकर अपनी मम्मी के कमरे में सोने के लिए लेट गई। इतने दिनों तक उस अनजान कमरे में डर की वजह से सो भी नहीं पाई थी और आज अपने ही घर में खुद को महफूज पाकर कुछ ही पलों में गहरी नींद में उतर गई। अगले दिन मैं जल्दी जगी, नाश्ता बनाया, खुद ने भी किया और मम्मी को भी करवाया, लेकिन राजू अभी भी नहीं आया था और मम्मी से अपनी परेशानी को बताया कि मोहल्ले वाले न जाने क्या बातें बनाएंगे और यह भी पूछा कि साथ उन्होंने मुझे ढूंढा कैसे। और साथ ही मैंने मम्मी को रुद्र के बारे में बताना चाहा कि ये सब उसने किया है, मगर मेरी मम्मी मुझे तसल्ली देते हुए तैयार होने को बोलने लगी और फिर जब मैं तैयार हो गई तो वो मुझे लेकर बाहर आ गई। अगले 1 घंटे में हम अस्पताल में थे। यहाँ आकर मेरा दिल घबराया, मगर मेरी मम्मी मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ ही देर में हमें कमरे के बाहर खड़े थे, लेकिन जब मैं कमरे में जाकर यह देखकर हैरान रह गई। सामने ही बेड पर रुद्र लेटा हुआ था और काफ़ी हद तक जख्मी भी था। उसके करीब रखी कुर्सी पर उसकी मम्मी बैठी हुई थी। मेरी मम्मी उसकी हालत पर आंसू बहा रही थी, मगर मुझे खुशी हुई कि मेरे साथ बुरा करते करते उसी के साथ बुरा हो गया। मैंने अपनी मम्मी को रोने से रोका और बताया कि रुद्र ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की, जिस पर मेरी माँ ने मुझे डांटा और बहुत नरम लहजे में रुद्र से हमदर्दी जताते हुए कहने लगी, राजू किसी वर्कशॉप में काम करता था, मगर सारे पैसे घर पर नहीं देता बल्कि जुआ खेलता था। उसे बहुत बुरी लत लगी थी। उसके पूरे दोस्तों को बुरी शौक का असर था। वे हमसे छुपाकर ये सब करता था, तभी घर में हमसे भूखे होते थे। ये नहीं, वे नशा भी करने लगा था। लेकिन एक दिन वे रोता हुआ रुद्र के पास गया, क्योंकि हमारा रिश्ता बेशक रुद्र और उसके घर वालों के साथ ख़त्म हो गया था, मगर राजू रुद्र से बात करता था, क्योंकि वह रुद्र को बहुत अच्छा समझता था और वह वाकई बहुत अच्छा था, क्योंकि तुमसे शादी न होने के बाद वह बहुत सुधर गया था। अच्छी जगह नौकरी करने लगा था, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। उसने रोते हुए रुद्र को बताया कि मैं आज काफ़ी सारे पैसे हार गया, जो देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जबकि जोश में उसने अपनी बड़ी बहन को देने का फैसला कर दिया। मेरी मम्मी ने बताया तो मैं हैरान होने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मेरी मम्मी फिर से बोलना शुरू हो गई। उसके बाद रुद्र ने मुझे बात की और अपना प्लान बताया। तुम्हें बचाने के लिए रुद्र ने छोटा नाटक किया और कुछ लड़कों के जरिए तुम्हें अगवा कर लिया। उस रात तुम्हें लेने के लिए आने वाला था राजू को रुद्र ने कहीं छुपा दिया, ताकि वे सेठ उसे नुकसान न पहुंचा सके। उसके बाद रुद्र मुझे अपने घर ले गया
और पूरे 10 दिन वहीं रखा। राजू, रुद्र के साथ किसी सुरक्षित जगह पर रुद्र ने तुम्हें इसलिए छुपाया था ताकि वो सेठ तुम तक ना पहुंच सके, और फिर उस पर केस कर दिया कि उसने तुम्हें अगवा किया हुआ है, क्योंकि उसने राजू को धमकी दी थी क्योंकि उसकी बहन को उठा लेगा। पुलिस को उसके खिलाफ और भी सबूत मिल गए, जुआ खेलने और चोरी चकारी के, जिस पर बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और ऐसे ही 10 दिन में ही सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन सेठ के दोस्त ने रुद्र का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसकी वजह से वह अस्पताल में पड़ा है। और यह सब सिर्फ इसीलिए कि वह तुम्हें और हमें उससे महफूज कराना चाहता था। रुद्र का इलाज चल रहा है और 3 महीने के अंदर वह भी घर वापस आ जाएगा। मेरी माँ सारी बात बताकर जब चुप हुई तो मैं बहुत रोने लगी। मैंने रुद्र को इतना गलत समझा था, उसने तो मेरी खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैं अपनी मम्मी के साथ कमरे में गई। पापा के दोस्त और उनकी वाइफ का व्यवहार मेरे साथ अच्छा था, जिस पर मुझे बहुत खुशी हुई। रुद्र ने नींद से जागा तो मैंने उसका धन्यवाद किया, जिसने मेरे लिए इतना खतरा मोल लिया। मैं उसका एहसान मान रही थी, जिस पर वह धीरे से मुस्कुराया और बोला कि जिसे मोहब्बत हो उन पर एहसान नहीं किए जाते, बल्कि यह तो मोहब्बत करने वालों के ऊपर फ़र्ज है कि वे जैसे मोहब्बत करते हैं उसके दिलो जान से हिफाजत करें। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे प्यार करता है, तभी मुझसे शादी करना चाहता था। मैं चुप हो गई और फिर उसका शुक्रिया अदा करने की मैं मम्मी के साथ घर वापस आ गई। 3 महीने बाद राजू भी घर वापस आ गया था। मेरे पापा के दोस्त की वाइफ एक बार फिर मेरा रिश्ता लेकर घर पर आई और इस बार हमने मना नहीं किया, जिस पर 2 महीने के अंदर अंदर मेरी और रुद्र की शादी हो गई। राजू भी सुधर गया और रुद्र ने किसी अच्छे काम पर लगवा दिया था। राजू ने भी मुझसे माफ़ी मांगी थी, जिस पर मैंने उसे और इस सब को उसकी नादानी समझकर माफ़ कर दिया। अब मैं चैन और सुकून से थी और अब मैं रुद्र के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन कभी कभी सोचती कि अगर रुद्र न होता तो मेरा क्या होता। मगर भगवान का भला था कि उसने मुझे रुद्र जैसा हमसफ़र दिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।